हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडियन कंपनीज एक्ट जो हैं उसमें कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, कुछ प्रोविज़न बनाए गए हैं कि कंपनी में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके रिगार्डिंग कुछ एक सेक्शन है सेक्शन 210 से लेकर 227 में जो भी इंडियन कंपनीज एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है कि कंपनी के एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन किया जाए इन सिचुएशंस के अंदर, इन परिस्थितियों या सर्कमस्टांसेस के अंदर। द ट्रिब्यूनल में जो ट्रिब्यूनल है वो क्या कर सकती है कि इन केस ऑफ कंपनी, जिस कंपनी के पास शेयर कैपिटल है ऑन द रिसिप्ट ऑफ, वो कहता है कि जो कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है एटलीस्ट 100 शेयर होल्डर्स या शेयर होल्डर जिनके पास एटलीस्ट 10% टोटल वोटिंग राइट्स हों कंपनी के, ठीक है। या हम कहें, और एक और कंडीशन है कि ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है इन केस ऑफ अ कंपनी नॉट हैविंग, अगर मान लो कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन साइंड बाय एटलीस्ट 1/5 ऑफ द मेंबर ऑफ कंपनी, कि अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो क्या मेंबर्स टोटल जो हैं कंपनी के एटलीस्ट 1/5 मेंबर्स जो हैं वो एप्लीकेशन लिखें ट्रिब्यूनल को। तो दो केसेस थे कि इन्वेस्टिगेशन ट्रिब्यूनल कब करेगी, जब शेयर कैपिटल है कंपनी की, तब एटलीस्ट 100 शेयर होल्डर या जिनके पास होल्डिंग जो है वो एटलीस्ट 10% वोटिंग राइट्स की होल्डिंग है, ठीक है। मतलब एटलीस्ट शेयर्स हैं तो टोटल वोटिंग राइट्स 10% अगर है, या अगर कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है तो उसके 1/5 मेंबर्स भी अगर एटलीस्ट एप्लीकेशन साइन कर देते हैं तो कंपनी की एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग वो क्या है, इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दे सकती है, ठीक है। एक इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाएगा। रजिस्ट्रार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के, कि जो भी रजिस्ट्रार से जो भी नोटिस मिलेगा, ऑन द रिसिप्ट ऑफ अ नोटिस फ्रॉम रजिस्ट्रार, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रजिस्ट्रार से जो भी नोटिस मिलेगा रिगार्डिंग व्हेन ही हैज़ आस्क्ड फॉर सर इन्फॉर्मेशन, तो जब भी रजिस्ट्रार से सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस मिलेगा कि कोई एप्लीकेशंस आई हैं इन्वेस्टिगेशंस के रिगार्डिंग, टू द इफेक्ट दैट जब मांगा है कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन कंपनी से मांगी है तो कंपनी ने सबमिट नहीं की है इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, या कंपनी ने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, एक्सप्लेनेशन क्या है इनकम्प्लीट दी है, या हम बात करें कि जो भी फैक्ट्स वगैरह थे कंपनी जिन पर काम कर रही है उसके जितने भी तथ्य हैं, ठीक है, वो क्या है फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ वहाँ पर हैं, तो फैक्ट्स भी बिल्कुल क्या है एकदम से प्योर नहीं है, वहाँ पर भी फ्रॉडलेंट इंडजमेंट है फ्रॉड का, या लॉफुल तरीके से वो काम नहीं किया गया है जो भी काम किया जा रहा है, या किसी लेंडर द्वारा या क्रेडिटर द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के सामने वो फैक्ट्स क्या हैं प्रॉपरली प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। हमने जो कंडीशंस पढ़ी, या तो क्या है अगर एप्लीकेशन मिले जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है कंपनी, जिस कंपनी के पास उसके 1/5 मेंबर से, या जिनके पास एप्लीकेशन है शेयर कैपिटल है 100 शेयर होल्डर से एप्लीकेशन मिले, या 10% होल्डिंग है वोटिंग राइट्स हैं उनके पास, उनसे एप्लीकेशन मिले, या कंपनी के इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करे कि अगर कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग उसे इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोई भी क्या है आपकी इन्फॉर्मेशन ढंग से बताई नहीं गई है, टाइमली सबमिट नहीं की गई है, और क्या है प्रेजेंटेशन जितना भी काम का था कंपनी का वो भी क्या है फ्रॉडलेंट तरीके से किया गया है। तो अगर ये सिचुएशंस आती हैं, ये एप्लीकेशन आती है, ठीक है, और अगर ये मिसकंडक्ट कोई पाया जाता है तो क्या किया जाएगा, तो
ये दोनों केसेस के अंदर कंपनी को क्या एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्या अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई करने के लिए, इन केस ट्रिब्यूनल रजिस्ट्रार इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द क्लैरिफिकेशन। और अगर मान लो कि जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेक करने के लिए इन्वेस्टिगेशन एक इंस्पेक्टर बिठाया है और क्या है, और ट्रिब्यूनल रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड नहीं है उस क्लैरिफिकेशन से, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकता है किसके लिए कि एक इन्वेस्टिगेशन की जाए। इस सिचुएशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट मांग सकती है डिपॉजिट 25,000 रुपये तक का एप्लीकेंट से सिक्योरिटी के तौर पर कि हाँ इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, बट इसका जो खर्चा है 25,000 रुपये वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद लगता है, ठीक है, ऊपर तो क्या था कि या तो रजिस्ट्रार ने नोटिस दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अनफुल लॉ तरीके से प्रेजेंटेशन जो है फैक्ट्स की रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के सामने गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है काम को, या शेयर होल्डर्स ने क्या किया, अप्लाई किया, या जो वोटिंग होल्डर्स थे उन्होंने अप्लाई किया कि भाई कुछ क्या है हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो, तो क्या है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी दे रही है कि भाई अपने आप को क्या है पोजीशन क्लियर करो, ठीक है। और तब भी नहीं होता तो क्या होता है उस सिचुएशन में, तो अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन मांगी जा रही है इन लोगों द्वारा, रजिस्ट्रार द्वारा या ट्रिब्यूनल द्वारा, तो क्या किया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपॉजिट मांगती है कि 25,000 का, कि क्या है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, ठीक है, एप्लीकेशन के साथ। अगर केंद्रीय सरकार को ही ये लगता है कि ज़रूरी है इन्वेस्टिगेट करना कंपनी की, तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑन इट्स ओन मोशन, मतलब अपने स्तर के ऊपर फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है कि अगर कंपनी का बिजनेस जो है वो फ्रॉडलेंट तरीके से हो रहा है, और वो क्या है सरकार को लगता है, वहाँ पर एप्लीकेंट्स कह रहे थे, मतलब शेयर होल्डर्स को लग रहा था, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को लग रहा था, तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई किया। यहाँ पर सरकार को ही लग रहा है कि सरकार भी तो निगरानी हर कंपनी की रखती है, तो अगर सरकार को लग रहा है कि काम जो है किया जा रहा है कंपनी का बिजनेस वो फ्रॉड तरीके से अनलॉफुल तरीके से किया जा रहा है, जिससे लेनदारों का, क्रेडिटर्स का, मेंबर्स का, बाकी लोगों का जो है नुकसान हो रहा है, तो या ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर हाई ऑफिसर्स जो हैं जो कनेक्टेड हैं किसके साथ, जितने भी हाई ऑफिशियल्स हैं वो कंपनी के प्रमोशनल या मैनेजमेंट के साथ, जो लेवल की हाई अथॉरिटीज़ है उनके साथ कनेक्टेड हैं और वो गिल्टी पाए जाते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ मालफियंसेंस, और या कोई कंपनी में मिसकंडक्ट हो रहा है तो उनके साथ संलिप्त अगर पाए जाते हैं, या कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनको क्या है उनको इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती है, ठीक है, एज सच, और ना ही मैनेजर्स को कोई प्रॉपर कमीशन दिया जाता है डायरेक्टर्स को या ऑडिटर डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह को, तो इन सर्कमस्टांसिस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन करा सकती है। अगर एक कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे या कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे कि डिक्लेयर करे कि कंपनी जो है वो इन्वेस्टिगेट की जाएगी इंस्पेक्टर द्वारा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक और इंस्पेक्टर को क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। एक इंस्पेक्टर जो है वो अपॉइंट नहीं किया जा सकता फॉर्म्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कॉरपोरेट बॉडीज़ के लिए और अदर इंस्टीट्यूशंस के लिए। और इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा वो अनदर पर्सन द्वारा किया जाएगा, फॉर्म्स या कॉरपोरेट बॉडीज़ या बाकी इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो एक इंस्पेक्टर जो भी अपॉइंट किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसके पास अधिकार है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करने का, सभी कंपनीज जो भी रिलेटेड हैं उस कंपनी के साथ जिनका डीलिंग चल रहा है, जिसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और अगर सेम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ, और उसी कंपनी की क्या है उसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो डिफरेंट कंपनीज उसके साथ इंटरलिंक्ड है, उनका भी वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। वो सभी ऑफिसर्स कंसर्न्ड हैं मैनेजमेंट ऑफ कंपनी के रिगार्डिंग, जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सबको एग्जामिन करेगा, चाहे वो मैनेजर है चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।
अगर सेम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द, अगर उनको ज़रूरत है इन्वेस्टिगेशन के लिए कि इन सब से इंफॉर्मेशन ली जाए ऑफिसर से, तो उसके पास ये भी अधिकार है, इंस्पेक्टर के पास, वो सबसे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। वो सभी ऑफिसर की स्टेटमेंट अंडर ओथ, मतलब कि हम कसम खाते हैं, तो वो सारी स्टेटमेंट्स ले सकता है। और अगर मान लो कोई एम्प्लॉय रिफ्यूज़ करता है उसके क्वेश्चंस को आंसर देने से, तो वो क्या कर सकता है, वो उसका नाम क्या है कोर्ट को बता सकता है कि भाई इस पर्सन से मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। और ये ड्यूटी है ऑफिसर्स की और एम्प्लॉयज़ की कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर प्रॉपर हेल्प करें, हर तरीके से सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उस इंस्पेक्टर के सामने प्रेजेंट करें, सारे डॉक्यूमेंट्स क्या हैं प्रेजेंट करें इन्वेस्टिगेटर के सामने। और अगर कोई ऑफिसर मना करता है डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने से, रिफ्यूज़ करता है कोई एक्सप्लेनेशन देने से, तो उस सारा का सारा रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटर जो है या इंस्पेक्टर जो है वो कोर्ट में दे सकता है कि सर्च पर्सन को गिल्टी ठहराया जाए और उसे पनिश किया जाए कोर्ट द्वारा। और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी इन्वेस्टिगेटर द्वारा, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़रूरत है, ही में हैव टू सबमिट ए इंटरिम रिपोर्ट, तो अगर मान लो वो चाहती है कि एक इन बिटवीन दैट पर्टिकुलर पीरियड जब वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जितना भी काम हो चुका है, तो वह इंटरिम रिपोर्ट भी क्या है उनको सबमिट करा सकता है, ताकि गवर्नमेंट को पहले से ही काफ़ी चीज़ों का अनुमान हो जाए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक कॉपी जो होगी वो उस रिपोर्ट की आपके इन्वेस्टिगेटर ने दिया है, वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कॉपी फॉरवर्ड करेगी अगर उसे लगता है तो। और मेंबर ऑफ कंपनीज को भी क्या है वो कॉपी अवेलेबल कराएगी एक पर्टिकुलर फीस के पेमेंट के तहत। और जो भी इंस्पेक्टर अपॉइंट किया गया है कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया गया है, तो कॉपी ऑफ जो रिपोर्ट है वो फॉरवर्ड की जाएगी कोर्ट को भी, और गवर्नमेंट क्या करेगी वो उस रिपोर्ट को पब्लिश भी करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ अधिकार हैं रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर, वो क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं किसी भी पर्सन के अगेंस्ट रिपोर्ट के बेसिस पे कि भाई ये पर्सन गिल्टी पाया गया है, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ कर रहा था ये पर्सन इस कंपनी के अंदर रहते हुए, ठीक है। और वो क्या है, कोर्ट को बोल सकती है कि कंपनी को वाइंड अप कर दो। वो क्या कह सकती है कि असेट्स को क्या करें, रिकवर किया जाए, या मतलब जो भी है रिकवरी है, जो भी लॉस हुआ है वो असेट से रिकवर किया जाए, या जो डैमेजेस वगैरह हैं वो पर्टिकुलर पर्सन से पब्लिक हित में ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सब इन्वॉल्व हैं, सब वो इंटरेस्टेड पार्टी जिनका लगा हुआ पैसा, तो सारे पब्लिक हित में वो सारा डैमेज जो है वो उस पर्टिकुलर रिलेटेड पर्सन से क्या है निकलवाया जाए, उससे रिकवर किया जाए। तो सरकार क्या करेगी, वो सारे खर्चे जो हैं इन्वेस्टिगेशन के भी रिकवर करेगी उन लोगों से जिन्होंने फ्रॉड किया है और इन्वेस्टिगेशन जिनके ऊपर की गई थी। अच्छा, इन्वेस्टिगेटर जो काम करेगा गवर्नमेंट का, उसका किस लेवल तक या किस एक्सटेंट तक काम करेगा, तो उसका जो भी प्रक्रिया होगी इन्वेस्टिगेशन की वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करती है। तो उससे बहुत कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना है कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कि उसके अंदर इक्विटी कितनी है, उसके अंदर प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, उसने लोन कितना ले रखा है, उसके डिबेंचर्स कितने हैं, तो उन्हें वो स्ट्रक्चर ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि इसी वजह से ही क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर में भी अगर प्रॉब्लम है ना, तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा क्या है फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। एग्जामिनेशन करना पड़ेगा बाइफर्केशन ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, की जो भी खर्चे हैं वो किस हिसाब से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाले गए हैं। कई बार होता क्या है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेते हैं, मतलब बहुत सा माल्सिफिकेशन के लिए, कुछ चीज़ें छुपाने के लिए। ये देखना होगा उसे कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो हैं वो क्या हैं, सही तरीके से करेक्टली वैल्यू की गई हैं या नहीं की गई। और उसे कंपनी की इन्वेस्टमेंट को भी एग्जामिन करना होगा, और उस इन्वेस्टमेंट पे कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो भी एग्जामिन करना होगा। उससे सारे खर्चे जो हैं कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट के वो भी क्या करने पड़ेंगे, एग्जामिन करने पड़ेंगे, जो भी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर खर्चे हुए थे, और किन टर्म्स के ऊपर लोन वगैरह लिया, किस तरह का लोन लिया, कितनी अमाउंट का लोन लिया, ये भी देखना पड़ेगा। तो वही है कि कंपनी में फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, तो जो इन्वेस्टिगेशन होगी इट कुड बी इन्वेस्टिगेशन आस्क्ड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और शेयर होल्डर्स। ये आपको कंडीशंस बता रखी थी किस किस केस में, और उनको लगता है फ्रॉड हो रहा है तो वो
सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल सकती है कि आप ये चीज़ इन्वेस्टिगेशन कराइए। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इन सर्कमस्टांसिस में लगता है कि कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो रही है या अथॉरिटीज़ के साथ कोई ऑफिसर्स मिले हुए हैं मैनेजमेंट के साथ, तो भी वो क्या कर सकते हैं, आपका इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, जिसको पास पूरा अधिकार होगा सारी एक्सप्लेनेशन मांगने का, ठीक है। और वो क्या है, रिपोर्ट सबमिट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसकी कॉपीज़ जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी दी जाएंगी और बाकी पब्लिश भी होंगी, मेंबर्स को भी दी जाएंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेगा चीज़ें इन्वेस्टिगेट करते हुए हमारा इन्वेस्टिगेटर। और क्या ध्यान रखेगा कि डायरेक्टर्स को कितना रेम्यूनरेशन पे किया जाता है, और देखेगा एक कंपनी के प्रॉफिट्स जो है उनको कंपेयर करेगा, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है वो क्या है। ऑब्वियसली बात है ना, इक्विटी डिविडेंड कम दे रहे हैं, आप प्रॉफिट्स रिटेन करके रखे जा रहे हैं, जब कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी आप डिविडेंड कम दे रहे हैं, लेकिन बनता तो ज़्यादा है ना, क्योंकि वो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने रिस्क के ऊपर आपके साथ आए हुए हैं। तो ये भी चेक करेगा कि क्या कंपनी के ऑफिसर जो हैं वो अपनी पावर का मिस यूटिलाइजेशन तो नहीं कर रहे, गलत यूज़ तो नहीं कर रहे, ये भी देखना पड़ेगा उसे। कंपनी जो है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली जो है एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013 अमेंडेड उसके अकॉर्डिंग बुक्स को मेंटेन कर रही है, नहीं कर रही। रिजर्व जो है कंपनी के वो उसको भी कंपेयर करेगा, जो पिछले साल कितने रिजर्व थे, प्रॉफिट पिछले साल के रिजर्व्स में ज़्यादा था, इस बार कम दिखा रहे हो तो क्यों, ताकि डिविडेंड कम देना पड़े, मतलब कि सॉरी डिविडेंड क्या, मतलब कि रिजर्व्स को इस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हो कि आपके क्या है प्रॉफिट्स कम शो हों, डिमांड ना करें, तो आप एक गलत फिगर दिखा रहे हो, खर्चे ज़्यादा दिखा रहे हो, ठीक है। तो वो भी इन्वेस्टिगेटर को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इन्वेस्टिगेशन की जाती है, अगला टाइप है ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स। अगर मान लीजिए एक इन्वेस्टर है, वो क्या करना चाहता है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न या पार्टनरशिप या कंपनी के अंदर वो इन्वेस्ट करना चाहता है, वो चाहता है ना कि उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और वो मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट पे बना सके, जनरेट कर सके, रिटर्न्स उसको अच्छा मिले। अगर वो इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करता है उस पर्पस के लिए कि इन्वेस्टिगेट करना है आपको, ये मुझे वहाँ पर इन्वेस्ट करना है, तो क्या चीज़ें ध्यान में रखेगा इन्वेस्टिगेटर सबसे पहले तो ये देखेगा कि वो जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका क्लाइंट, तो वो उस कंपनी का या उस बिज़नेस का नेचर कैसा है, उसके साथ वो फेमिलराइज होगा, समझेगा कि वाकई वो ऐसा बिज़नेस है जिसके अंदर उसका क्लाइंट क्या है, इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। और देखेगा कि क्या वो बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहा है तो क्लाइंट उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, उस बिज़नेस का, बिज़नेस आगे टाइम में कितना लंबा चलेगा। और ये भी देखेगा कि वेदर इन्वेस्टमेंट वही है वर्थ वाहिल मिलेगी, इन्वेस्टमेंट से कुछ रिटर्न आएगा भी या नहीं आएगा, ये भी चेक करेगा। और ये भी देखेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी कैसी है एक कंपनी की, उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को देखेगा कि एक्चुअल वैल्यू एसेट्स की क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, और उनको वैल्यूएट करने का तरीका क्या है, फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन किस मेथड से लगाई जा रही है। तो वो रियल पिक्चर क्या है वो सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर देखेगा अपने क्लाइंट के लिए, तब बताएगा उसको कि इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि क्रेडिटर्स या डाउटफुल डेट्स और जो भी प्रोविज़न बनाए गए हैं, ये भी एग्जामिन करेगा कि भाई डेट्स कितने हैं, कुछ प्रावधान बनाए गए हैं क्या, कितने टाइम तक उनसे रिकवरी आ सकती है, लेनदारों का कितना लेनदारी पड़ी है। ये ना हो कि इन्वेस्टमेंट कर रहा हो और बाद में क्या हो कि भाई ये तो कंपनीज क्या है, इसकी तो सिर्फ क्या है, सॉरी देनदारी, क्रेडिटर्स ही क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, और डेटर्स क्या है वहाँ से आ नहीं रहा, और बहुत ही क्या है डाउटफुल डेट्स हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा इन्वेस्टिगेटर को। तो उन्हें देनदारों के बारे में भी ज़्यादा देखना पड़ेगा, नॉट लेनदार तो उल्टा अच्छी बात है कि अगर आपके हाँ मतलब क्रेडिटर्स, लेनदारों के बारे में कि एक कंपनी के क्रेडिटर्स जो हैं कितने हैं ये भी देखना पड़ेगा, देनदार टाइमली उसे पे कर दें कंपनी को, ये देखना पड़ेगा। तो क्रेडिटर शुड ऑलवेज बी लेस। क्वालिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स शुड ऑल्सो बी एग्जामिन्ड। अब वो कहते हैं कि जो भी रॉ मटेरियल की क्वांटिटी है या जो भी वैल्यूएशन है या वर्क इन प्रोग्रेस में कितना डला हुआ है मटेरियल, कितना फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो गया है, तो वो भी वैल्यूएशन ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ऑब्वियसली बात है उसमें भी कॉस्ट इन्वॉल्व है, पता चले वो कॉस्ट अंडर वो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है
वाकई कहीं अंडरलाइड ना रहे, मतलब स्टॉक बिके ही नहीं, तो देखना पड़ेगा ना कि ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा माल में ही लगा पड़ा है, बिक रहा है नहीं, माल बनाए जा रहे हो तुम। ठीक है, तो डिमांड एनालाइज कर भी रखी है, उसकी बेसिस के ऊपर काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब इन्वेस्टमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन की एग्जामिन करनी पड़ेगी प्रॉपर कि कितनी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने खुद कर रखी है, कहाँ का इन्वेस्ट कर रखी है और रिटर्न जनरेट कहीं कर रही है या नहीं कर रही है। इन्वेस्टेड जो भी अमाउंट है कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन विलिंग है टू कीप एनी एसेट एज सिक्योरिटी। अगर मान लो कोई भी इन्वेस्टेड अमाउंट है उनकी कंपनी में, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन उसके बदले में कोई एसेट या सिक्योरिटी रखने के लिए विलिंग है। तो एसेट शुड बी, तो अगर ऐसा है तो एक एसेट को भी प्रॉपर वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा कि भाई वो कितने करोड़ की एसेट है। अगर मान लो कल को रिट्रीव नहीं होता पैसा, जो नहीं मिलते रिटर्न्स, तो क्या है उस एसेट को तो बेचा जा सकता है। इट शुड बी चेक्ड वेदर द सेम इज एडिक्वेट। अब वो क्या कहते हैं कि भाई एज ए सिक्योरिटी के तौर पर वो एसेट क्या सही है, उसका वैल्यूएशन सही है। और अगर कोई ऐसा चार्ज वगैरह एग्जिस्ट करता है उस एसेट के ऊपर, तो वो भी देखना पड़ेगा कि कोई चार्ज वगैरह पेड जो है वो क्या कंपनी पे कर चुकी है, वो चार्ज पता चले कि आपके ऊपर ही वो सारी जो है पेमेंट आ जाए। इन्फॉर्मेशन शुड ऑल्सो बी एक्वायर्ड अबाउट, हाँ गुडविल कैसी है उस कंपनी की, क्वालिफिकेशन और कैरेक्टर, मैनेजर कैसे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन कैसी है, रिस्पॉन्सिबल हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, तो वो काबिल भी हैं या नहीं हैं। ठीक है, और उनको कितना टाइम हो गया उस बिज़नेस को चलाते हुए, और क्या कैपेसिटी है फंड्स रेस करने की, कैसे वो फंड्स रेस किए और फंड्स कितने उन्होंने पे ऑफ किए, कितने टाइम में पे ऑफ किए। तो ये भी देखना पड़ेगा ना कंपनी की साख क्या है। कंपनी की साख सिर्फ ये नहीं है कि उसका ब्रांड का नाम क्या है, उसका कंपनी को जानते हैं, उस पर्सन के बारे में भी, वो पर्सन कैसे हैं जो उसे चला रहे हैं, उनकी पोटेंशियल कैसे, ये देखना पड़ेगा। और इन्वेस्टिगेटर जो है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का जो ओपिनियन है वो भी देखना पड़ेगा कि जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं उनका ओपिनियन क्या है, कि एज टू वेदर दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट, क्या वो फ्यूचर में और भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं, कभी पछता रहे हों, उनको डिविडेंड ना मिला हो कभी टाइमली। अगर इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्ट कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा इन्वेस्टर का और फर्म के साथ वो भी देखना पड़ेगा कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं आपके, मतलब कि वाकई जो क्लाइंट इन्वेस्टिगेटर का इन्वेस्ट करने वाला है, तो अगर वो इन्वेस्ट करता है तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर पार्टनरशिप फर्म के अंदर वो एंटर करेगा, उसका भी तो एक इंटरेस्ट होगा ना भाई, ऑब्वियसली बात है ना, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए तो इन्वेस्टिगेटर को क्या करना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, कि किन टर्म्स के ऊपर वो एंटर हो सकता है उस पार्टनरशिप फर्म में। अगर जो है इन्वेस्ट की जो अमाउंट इन्वेस्ट की जा रही है शेयर्स के अंदर या डिबेंचर्स के अंदर एक कंपनी में, तो